नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम कृषि संबंधित विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर विस्तार से हमारी चर्चा होती है। साथ ही अगर उस बारे में आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं। चूंकि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। और हम इस कार्यक्रम में खेती किसानी के साथ साथ कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए जो कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में भी विस्तार से बातचीत करते हैं। तो आइए आपको हम सबसे पहले आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, यह है आज का हमारा विषय जिस पर विस्तार से चर्चा होगी। और अगर आप भी इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमान से राय ले सकते हैं। तो आइए आपका परिचय करा दें हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वीके दुबे मौजूद हैं जो कि निदेशक है NCUI नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दुबे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसके साथ ही हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर MK सलूजा जो कि प्रोफेसर है कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में। डॉक्टर सलूजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर सलूजा, बातचीत की शुरुआत करते हुए मैं जानना चाहूंगी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा से हम क्या मतलब समझते हैं, क्या इसका तात्पर्य है, तो किस तरह से आप इसे परिभाषित आपने एकदम ठीक सवाल पूछा। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर आदमी को अच्छा खाना मिले जी, कि एक्सेस टू द फूड टू ईच एंड एवरीवन, और न्यूट्रिशन हो, सेफ हो। उसके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ जिसको हम बोलते हैं राइट टू फूड जी। इस एक्ट के हिसाब से कि सबको खाना मिले, दूसरा कि सबको न्यूट्रिशियस खाना मिले जी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड जो है फूड, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को सब्सिडाइज देती है जी। तो ये फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे कंट्री में जो न्यूट्रिशन जो है एक मेन प्रॉब्लम है। तो जैसे हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं उसके 3 घटक होते हैं। अवेलेबिलिटी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए और न्यूट्रिशन और सेफ होना चाहिए जी। तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्री में काफ़ी प्रॉब्लम है। पर्टिकुलरली बच्चों, जो यंग बच्चे हैं, आप देखेंगे कि क्वार्टर बच्चे जो है वो स्टंटिंग ग्रोथ है। जो फीमेल हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में है 50% वुमेन एनीमिक है। हर 2 में से 1 महिला एनीमिक है। और जो फूड सेफ नहीं है, अवेलेबल तो है, अगर उससे डिजीज हो रही है तो उससे काफी नुकसान होता है। सो फूड सिक्योरिटी इज प्रोवाइडिंग द फूड टू ईच एंड एवरीवन, न्यूट्रिशियस, सेफ, जब भी चाहे, ताकि वो अपना काम कर सके, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और खुद की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके। बिल्कुल। तो इसलिए जो खाद्य सुरक्षा है वो होना बहुत ज़रूरी है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। तो डॉक्टर दुबे, हम इस मिशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है इस मिशन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं दूरदर्शन को भी कि चूंकि बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार, राज्य सरकार और दूसरी एजेंसियां भी चलाती हैं जिनका किसानों को पता नहीं होता, फायदा नहीं उठा पाते। तो ये जो खाद्य सुरक्षा मिशन ये एक्चुअल में चलाया गया 2007 में जी। और ये पहले जो चलाया गया ये नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, जो भारतीय विकास जो काउंसिल है, परिषद है, उसके द्वारा ये मई में शुरू किया गया, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। और उसमें ये देखा गया कि मेनली 2 खाद्य बड़े महत्वपूर्ण है अपने देश में, गेहूं, चावल और गेहूं। और चूंकि हमारे यहाँ दालों की बहुत कमी थी और दाल जो है प्रोटीन की बहुत बड़ी स्रोत है हमारे भारत में। हम ये कहते हैं कि ये एक तरीके के मेडिसिन है जो प्रोटीन जो है देती है, प्रोटीन की बॉडी के लिए आवश्यकता है जिसकी कमी थी। और तो इन 3 को इसके बाद कोर्स जो हमारे अनाज होते हैं, मोटे अनाज जिनको हम कहते थे, हैं तो वो महीन, लेकिन उनको मोटे इसलिए कहते थे, पहले ये थोड़ा सा कमजोर वर्ग के लोगों का खाना हुआ करता था। आज तो वो बहुत महंगे हैं और अमीर भी नहीं खा पा रहे। तो इन तीनों के विकास के लिए कि किस तरीके से इनका
उत्पादन बढ़े और किसानों को एक दो तरीके से बात हुई, एक तो किसानों में जागृति हो और किसानों को नई तकनीक मिले जिससे किसान जो है, और सरकार इस पे थोड़ा सा वित्तीय मदद देती थी जिससे किसानों का उत्पादन बढ़े। बिल्कुल। तो ये मिशन किस तरह से कार्य करता है और क्या इसके जो घटक हैं उसके बारे में भी विस्तार से और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। देश की खाद्य सुरक्षा को सतत आधार पर सुनिश्चित करने का श्रेय किसानों को ही जाता है। आज भारत न केवल बहुत से कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर और आत्मसंपन्न है, बल्कि बहुत से कृषि उत्पादों का निर्यातक भी है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने कोरोना काल में लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों की सुरक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल और दलहन की उत्पादकता में वृद्धि लाना है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्यों को बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बीजों से संबंधित सब्सिडी 10 वर्ष की अवधि से कम वाले बीज के किस्मों के लिए होगी। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आने वाली सभी फसलों के लिए पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों में सब्सिडी वाले घटक के लिए ट्रूथफुल लेबल की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन में वृद्धि करना है। साथ ही इस मिशन का उद्देश्य उत्पादन क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि करना, मिट्टी की उर्वरता को बहाल करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है। आपको बता दें कि मोटे अनाज को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2014-15 में शामिल किया गया था। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सलूजा, आपने संक्षेप में बताया था इस मिशन के घटक के बारे में। मैं चाहूंगी कि और विस्तार से आप उसके बारे में बताएं हमें कि क्या है इस मिशन के घटक और किस तरह से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। देखिए, जैसे डॉक्टर दुबे ने बताया कि कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स के लिए था, पहले 5 घटक थे। अब जो है इस समय हम 8 घटकों पे काम कर रहे हैं। पहला राइस पे हम काम कर रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन राइस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन व्हीट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन पल्सेस। पल्सेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का बहुत सोर्स है इसके पल्सेस में। और फिर कोर्स सीरियल्स जैसे मेज और बार्ले, इनके अलावा अब जो नया इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो हम न्यूट्री सीरियल्स पे दे रहे हैं, जिसमें कि हम जो मिलेट्स हैं जैसे बाजरा, सोरगम, रागी, इन पे, क्योंकि ये क्रॉप में ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा है, पानी भी कम लेती हैं और प्रोटीन हाई है, फाइबर हाई है और जो पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स वगैरह है, वो अच्छे मिल जाते हैं। तो जिससे जो हमने प्रॉब्लम बताई, अनीमिक प्रॉब्लम है, बच्चों की ग्रोथ की है, तो उस सब के लिए अच्छे हैं। तो न्यूट्रा सीरियल्स पे हम उस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात फोकस कर रहे हैं। जैसे कि अभी बताया भी है कि इसी को देखते हुए कोर्स सीरियल्स को मिलेट्स का ईयर भी हमने घोषित किया था। फिर कमर्शियल क्रॉप्स पे घटक है इंपॉर्टेंट, ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ये एक नया घटक डाला गया है। क्योंकि हमको पाम ऑयल का हमारे कंट्री में ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कम है। तो ऑयल सीड हमको काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको देखते हुए ऑयल सीड्स के ऊपर में है। और लास्ट है अभी जो बिल्कुल रिसेंट डाला है सीड विलेज प्रोग्राम, जिसमें कि सीड प्रोडक्शन पे काफ़ी फोकस दिया गया है। तो ये जिस तरह से नाम इनके बताते हैं, राइस पे, फिर व्हीट पे, और फिर हमको पल्सेस और कोर्स सीरियल्स और न्यूट्रा सीरियल्स और फिर कमर्शियल क्रॉप्स और ऑयल सीड्स एंड सीड प्रोडक्शन, ये मेन घटक है इसके लिए। तो ऐसे में डॉक्टर दुबे, जो किसान है वही हमारे अन्नदाता है, वही उत्पादक है, तो किस तरह से ये जो मिशन है वो किसानों को लाभ पहुंचाता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, हमारे किसान भाई जरा ध्यान से इसको सुने। और इसका लाभ जो है अभी गांव तक है, लेकिन किसानों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं इसमें पहुंच पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो हमारा केंद्र से चलता है, कृषि मंत्री इसके जो सबसे
बड़े वो होते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये चलता है और सारे सेक्रेटरी जो है वो एक केंद्र पे एक कमेटी होती है, इसके पास एक राज्य पे कमेटी होती है और जितने एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरी हैं जो एग्रीकल्चर से प्लांट प्रोटेक्शन है यानी खाद्य सुरक्षा है, हॉर्टिकल्चर है, वो सारे इसके जो है उसमें भी सम्मिलित होते हैं, सारे एक कमेटी बनती। फिर एक जिले पर कमेटी बनती जिसका जो डीएम है, कलेक्टर है, वो अध्यक्ष होता है और उसके जिले के सारे अधिकारी होते हैं और 3 एजेंसियां इसको किसानों तक ले जाती हैं। किसानों को संपर्क कहां करना है वो मैं बता रहा हूं। एक तो होता है जो ICAR के सेंटर है यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के जो सेंटर हैं, जगह जगह हैं, हर जगह क्रॉप्स के हैं। दूसरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है। तीसरा जो एग्रीकल्चर की सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं। चौथा जो होता है कि जो दूसरी एजेंसीज भी जो हमारी सरकार के की इंस्टीट्यूट हैं, ऑफिसेज हैं, वहां से ये लाभ उठाया जाता। अब इन्होंने जो आत्मा है, आप आत्मा का प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, तो आत्मा के नाम से आप जानते हैं, उसका विस्तार में नाम नहीं आपको पता होगा, तो आत्मा पूछेंगे तो सभी जिले पे जानेंगे। तो आत्मा से आप जुड़ करके इसमें करना क्या है कि एक किसान भाइयों को प्रदर्शन मिलता है, डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है, उसमें बीज पर और उस पर सारा सब्सिडी मिलता है कल्टीवेशन के लिए। ये 7,500 से लेके 12,000 रुपया तक का उसको ये एक क्रॉप्स के लिए मिलता है। गेहूं है, चावल है और जो कोर्स सीड हैं, सीरियल मोटे अनाज जिनको कहते हैं, उन पर। तो जब आप जिले में आपके सारे अधिकारी, प्लांट पोषण, जिला कृषि अधिकारी, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर या जो जिले के डिप्टी डायरेक्टर कृषि, ये सारे उससे परिचित होंगे। जब आप उनसे संपर्क में करेंगे, होता क्या है, प्रशिक्षण होता है। वो प्रशिक्षण में बुलाते हैं और किसानों को पता नहीं हो पाता, तो उनसे संपर्क में रखें। प्रशिक्षण कब होता है, उस प्रशिक्षण में जाके ही वहां पर किसान वो को सिलेक्ट करते हैं कि किस किस को ये किस किस के उस पर दिया जाएगा। और इसका प्रोसीजर थोड़ा सा साइंटिफिक है। एक तो वैरायटी का वो अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको, दूसरे आपके जो भूमि का परीक्षण होगा कि उसमें किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। वो सैंडी सॉइल है, वो अल्कली सॉइल है यानी ऊसर भूमि है, या वो अम्ली भूमि है, क्षारी है अम्ली, तो उसके लिए पहले टेस्ट होगा। फिर उसमें किस उसका कमी है न्यूट्रिएंट्स की, जो हमारे करीब 18 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम, क्यूपरस, बहुत सारे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे, उनमें किस चीज की कमी जो आपको खेत को दी जा सके, तो सॉइल टेस्टिंग होगी। तो इसमें 3 बातों का बहुत ध्यान रखा जाएगा। एक तो आपका उत्पादन तो बढ़े, लेकिन भूमि की जो स्ट्रेंथ है, जो लॉन्ग लाइफ है, वो चलती रहे। दूसरा, सॉइल का सुधार हो, भूमि का सुधार हो। तीसरा, फार्मर्स की आय बढ़े, यानी व्यक्तिगत तौर से यो फार्मर्स के व्यक्तिगत लाभ के लिए योजना है। जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है, जो किसान है उसकी आमदनी बढ़े और इसी के तहत ये जो मिशन है वो कार्य करती है। डॉक्टर सलूजा, यहाँ पे मैं लाभुक किसानों के बारे में और भी विस्तार से समझना चाहूंगी आपसे कि जो आपने घटक बताए हैं 7-8, क्या उनमें से इनकी खेती करने वाले कोई भी किसान इसके लाभुक हो सकते हैं या फिर उन्हें चुना जाता है खास तौर पर? क्या प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह के जो किसान है वो इस मिशन के तहत लाभ ले सकते हैं? आपने ठीक बोला, जैसे डॉक्टर दुबे ने बताया कि हम जो किसान को चुनने के लिए एक तो पंचायती राज से उनसे जो पंचायत लेवल है नीचे, उनसे और पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना चाहिए कि फार्मर इंटरेस्टेड है, तभी वो उसके लिए हम उनको सिलेक्ट करते हैं। एक पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं कि जहां पर कितने % मिनिमम जो लेवल है उसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं और उस फार्मर्स को वो पार्टिसिपेट करने में तैयार है, तो उस बेसिस पे उनको तैयार करते हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं पंचायत के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना भी, जैसे कितना 33% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होगा, 30% वुमेन होंगे, SCP और शेड्यूल ट्राइब हैं, उन सबको ध्यान रखते हुए करता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जैसे सर ने दुबे जी ने बताया, डॉक्टर दुबे ने, कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी बनी है, जो ये कमीशन को ऑर्गेनाइज करती है,
उसमें जो लोकल लेवल का, ब्लॉक लेवल का एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो जाके एरिया सेलेक्ट करता है और उसमें जो अपनी लैंड देते हैं उनको जो पार्टिसिपेट करने को तैयार है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो पार्टिसिपेटरी एंड सिलेक्शन बाय द पंचायत, रिकमेंडेशन बाय द पंचायत की वो बिल्कुल। तो आप किस तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लाभ ले सकते हैं और किस तरह से ये मिशन कार्य करता है, इसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप भी इससे जुड़े हुए सवाल इस कार्यक्रम में हमसे पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस मिशन से लाभ लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से कार्य किया जाता है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमान से आप सुझाव ले सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। रमेश चौहान जी इस वक्त औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ सर। जी जी पूछिए, सवाल पूछिए। जी हाँ मैडम, मुझे ये पूछना है कि जो एनएपीएस का जो पोर्टल चलता है उसमें जो डायरेक्ट फार्मर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है क्या? कहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि नहीं जानना चाहते हैं? जो एनएपीएस में का जो पोर्टल है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। अच्छा, उसके पोर्टल में जाके क्या वो सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकता है? हाँ, फार्मर रजिस्ट्रेशन करके उसके बेनिफिशियरी बन सकता है क्या? अच्छा हाँ, देखिए उनका पोर्टल में खोलेंगे, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप जो जिला की फंक्शनरी या आत्मा का प्रोजेक्ट आपके यहाँ चल रहा है, तो आप उनके कर्मचारियों से संपर्क करेंगे तो जो है आपको सीधा आपका मिल सकता है। लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, आप देखिए, यानी वर्गीकरण किया गया। जैसे अपने देश में सबसे ज़्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, तो 30% यानी लगभग 1/3 वो लोग होंगे। और महिलाएं हमारी एग्रीकल्चर में काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं, तो उनको 30%। उसके बाद उसमें भी 16% SC/ST है, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों होना चाहिए। 8% शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। और उसके बाद भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं और जो जम्मू कश्मीर है, इसको विशेष दर्जा दिया गया। इसके लोगों को ज़्यादा वो दिया गया। इसके बाद भी जिला फंक्शनरीज को, जो जिला का एक कमेटी है, उसको एक इंटरवेंशन और इसमें एक चीज़ डाली गई है कि अगर वो कुछ चीज़ नई जोड़ना चाहते, नया कुछ काम और इसके अलावा कोई क्रॉप जोड़ना चाहते और कोई अलग तरीके का इसमें जिससे किसानों का उत्पादन बढ़े, तो वो भी एक सुझाव दे सकते हैं। तो आप अच्छा ये है कि आप जिला कृषि अधिकारी आपका एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिले की हर स्कीम उसके थ्रू चलेगी। आप उसके दफ्तर में या उसका पोर्टल खोल के उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा दें, तो आपका जो है आपका नाम आ जाएगा। फिर वहाँ पर जो आपका क्लासिफिकेशन होगा, जो क्राइटेरिया होगा, जो नियम के अंतर्गत आपका नाम आएगा, तो आपसे वो लोग स्वयं संपर्क करेंगे। और आत्मा वाले जो कर्मचारी वो तो घूमते रहते हैं, आपके जो फील्ड वर्कर वो सबसे नीचे स्तर पर आपके साथ जुड़े होते हैं। जी जी बिल्कुल। इसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने
वेबसाइट पे एक ऐप भी ले रखा है, कृषि किसान ऐप भी है। आप उसको डाउनलोड करके आप उसमें भी आप जानकारी लेके और जो प्रोसीजर बताया गया है उस हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो रमेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, किस तरीके से ये कार्य? हाँ, ये देखिए, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेटेजी क्या है। जी जी। जो मेन फोकस है कि जो प्रोडक्टिविटी एरिया है हाई, जहाँ पोटेंशियल ज्यादा है और प्रोडक्टिविटी लो है, वो हमको सिलेक्ट करना है एरिया। अच्छा, पहले संभावनाएं देखी जाती है कि कहाँ पर ज्यादा उत्पादन है या उत्पादकता है, उसे बढ़ाने की संभावना। जहाँ लो प्रोडक्टिविटी है और पोटेंशियल है हमको देखना है। और दूसरा है क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दिस इज द सेकेंड। और फिर एग्रोक्लाइमेटिक जोन की मतलब वो हमको देखना है कि उस एग्रोक्लाइमेटिक में इनका स्कोप कितना है, और क्लस्टर अप्रोच में करना है कि क्योंकि जिसमें इतनी लैंड मिलेगी हमको पल्सेस के लिए, इतनी लैंड मिलेगी जो हाई प्रोडक्टिविटी के लिए, तो क्लस्टर अप्रोच के लिए हम उसको करते हैं। और ज़्यादा कि इसको इंटरक्रॉपिंग से कि हमको फोकस करना है पल्सेस के ऊपर में या उस पे माइनर पे जो मिलेट्स हैं कि थ्रू राइस फेलोज, राइस बंड्स, उन पे हम उस पर फोकस कर सकें। और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी जैसे कि जो हाइब्रिड सीड हैं या जो कि अच्छे वैरायटी से जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स है, उन सब पे हमको फोकस करना। तो ये 5-6 मेन स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है। तो ऐसे में डॉक्टर दुबे आपसे जानना चाहेंगे कि खेती का आधार ही मिट्टी है, तो मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो, और जैसे कि आपने बताया कि लंबे समय तक उससे उपज हासिल कर सके और गुणवत्ता में कमी ना आए, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत क्या कार्य किया जाता है ताकि जो मिट्टी की उत्पादकता है वो बनी रहे? हाँ, देखिए, इसमें जो आपका पहले तो भूमि परीक्षण होगा, दूसरा आपके जो वैज्ञानिक विधि से आपको एक रिकमेंडेशन दी जाएगी। और इसमें कहीं कहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक समूह के रूप में ये देखा जाता है कि यहाँ की सॉइल किस तरीके की है और क्या उत्पादन कर सकती है। अच्छा। और इसमें यानी कि अगर क्लस्टर बनाया है, क्लस्टर, ये समूह का मतलब क्लस्टर का इंग्लिश शब्द है, और उसका एक समूह कि इसकी सॉइल का कैसे। दूसरी बात ये है कि जहां बहुत अच्छा प्रोडक्शन है वहां ज्यादा ध्यान नहीं देते, प्रोडक्शन कम है लेकिन हो सकता है। ये जो आपकी संतुलित बैलेंस फर्टिलाइजर दे करके जो किसान नहीं अभी दे रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी नहीं अपना रहे, उसको करके कर रहे हैं। लेकिन इसमें भूमि की सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा खाद दे करके उत्पादन बढ़ाने का बहुत बड़ा मिशन नहीं है, लेकिन उत्पादन के साथ साथ भूमि की सुरक्षा भी बनी रहे। कि ऐसा नहीं एकदम बहुत ज्यादा हमने न्यूट्रिएंट्स दे दिए तो उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन जो केमिकल्स का इफेक्ट जो है हमारी भूमि पर वो ना पड़े, उसको सुरक्षित रखने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता। तो जो वैज्ञानिक जो हमें सलाह दी जाएगी, एक्सटेंशन फंक्शनरीज जो हमारी स्टेट पर है, हमने बताया कृषि विज्ञान केंद्र हैं और यूनिवर्सिटीज हैं और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं आत्मा में हैं, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे जिससे आप किस तरीके से संतुलित जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिले उत्पादन के लिए। ये बिल्कुल। और इसके अलावा डॉक्टर सलूजा, जानना चाहूंगी मैं, बीज को लेकर भी काफी ध्यान है और सबसे महत्वपूर्ण आदान इनपुट है वो खेती का। तो ऐसे में बीज गुणवत्तापूर्ण मिले और कई तरह की किस्में जो हैं वो भी इजाद की जा रही है, उसकी उपलब्धता किसानों को हो, इसके लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? आपने बीज ग्राम का भी जिक्र किया था, जो बीज उत्पादन है उसमें भी किसान अब संलग्न हो रहे हैं और इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बीज ग्राम भी किस तरह से कार्य कर रहे हैं? आपने ठीक बताया कि सीड जो प्रोडक्शन है सीड विलेज स्कीम में, उसमें उनको सीड प्रोडक्शन के लिए इनकरेज कर रहे हैं और फार्मर से जो अच्छा सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनसे सीड लेके वो रखते भी हैं कि अगर क्वालिटी सीड है तो उसको रख लेते हैं और उनको कि वो एरिया आइडेंटिफाई करके कि आप उसमें सीड ग्रो कीजिए और वो उसको इनकरेज करते हैं। क्योंकि जो क्रॉप जो पूरा इंटरवेंशन सिस्टम है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन का है और गुड प्रैक्टिसेस दिखाना है, इसके अलावा जो उनको इंटरवेंशंस है
नॉर्मली कि हाईब्रिड जो गुड क्वालिटी सीड्स देना है, नॉर्मली 10 ईयर से कम वाला सीड देना है, उनको उस पर सब्सिडी देनी है। अच्छा। और इसी तरह से जो प्लांट प्रोटेक्शन की या न्यूट्रिएंट की या सॉइल एग्लोमरेट्स जो कि सॉइल का वो सब उस पे, और उनको ट्रेनिंग देना, ये सब घटक पे उनको ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा कि लोकल कंडीशंस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, इन सब पे फोकस करके डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर दुबे, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि आपने भी बताया कि किस तरह से जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि इन तमाम प्रयासों के जरिए जो किसान है उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। तो बीज ग्राम के माध्यम से या बीजों में जो सब्सिडी मिलती है उसके माध्यम से किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों की आमदनी बढ़े? इसमें भी सब्सिडी के आप कौन सा बीज बो रहे हैं, कितने साल पुराना बीज है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 10 साल पुराना है या उससे ज्यादा है, तो सब्सिडी भी उसी रेशियो में 50% भी जितना बीज की कॉस्ट आप खरीदेंगे वो है, और उससे फिर कम है। ठीक है ना। उसके बाद भी ऐसा है कि जो हाइब्रिड बीज हैं ये किसानों से बार बार खरीदना बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है, स्टेट की वो संस्था है, वो भी इसमें साथ में सपोर्ट करती है। उसका एक घटक है, एक तरीके से एक उसका सहयोगी डिपार्टमेंट है। तो बीज कैसे उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन के लिए क्या तकनीक अपनाई जाए, कितनी दूरी पे बोया जाए, कितनी खाद दी जाए, कि क्या उसमें प्रिकॉशन लिए जाए, है ना। तो वो सारे करने के बाद फिर वो बीज प्रमाणीकरण संस्था एक है, बीज प्रमाणित करती है कि आपका बीज आगे लोगों को, किसानों को देने के लिए, आगे बोने के लिए वो है। और जो आप किसान इस मिशन के तहत जो किसान बीज बोएंगे तो सब्सिडी भी उसी हिसाब से किसानों को मिलेगी। जितना नया बीज बोएंगे तो सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, और पुराना बीज बोएंगे 10 साल से तो फिर सब्सिडी उसके कम मिलेगी। और उसके कुछ दिन बाद फिर ये कहा ये बीज आप नहीं बो सकते। तो ये क्योंकि बीज हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी तो जो हमारा नया मिशन ये अभी आया है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि अभी हमारे पास प्रोडक्शन बहुत हो गया। हम जो स्वतंत्र हुए थे 1947 में, वो बैगिंग बाउल से हुए थे, यानी हम हमारे पास इतना खाना नहीं था कि हम जो है वो कर सके। आज हमारे पास खाना सफिशिएंट है, लेकिन अब हमें देना है न्यूट्रिटिव फूड की तरफ। तो हमारी बहुत सारी वैरायटी ऐसी आ गई हैं, चाहे वो मक्का की हो, चाहे वो गेहूं की हो, या आपके राइस की हो, जिनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत है। तो सरकार का इस मिशन के द्वारा अब ये भी बिल्कुल उत्पादन तो काफी बढ़ा है, लेकिन अब जोर उत्पादकता पर भी है, और उसका जो पोषक तत्व जो पौष्टिक है वो भी हो, उस पर भी जोर है, उत्पादकता पर भी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर दुबे, इस पर बातचीत हम करेंगे आगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। खेमचंद ठाकुर जी इस वक्त मधुबनी बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी खेमचंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं हेमचंद ठाकुर बोल रहा हूँ मैडम। जी बताएं, अपना सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल है, जो मैं 70 वर्ष के हूँ, ठीक है, और मैं सामा, कौनी, चीना, मरुआ उत्पादक किसान हूँ, गमरी। ठीक है। और मैंने इस पर अपना बहुत काम करके उत्पादन करते हैं, लेकिन न इसका मार्केट है, न इसको तैयार करने वाला या किसी सामान निकालने वाला, चावल जैसे सामा, कौनी का चावल निकालने वाला मशीन है, और न सरकारी स्तर से कहीं इस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसलिए किसान इसको छोड़ दिए। और उसी पर अभी चर्चा हो रहा था, तो हमने मोबाइल से बात करना चाह रहे हैं। कृपया हमको इस सारा चीज का जवाब चाहते हैं। डॉक्टर सलूजा, क्या ऐसी स्थिति में इस मिशन के तहत जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, बताएं। देखिए, जो अभी जो इनका जो मेन इनका बताया कि इनको मार्केटिंग का और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया था। जी। अब इसी मिशन में ये सब इंक्लूड किया गया है। जैसे कि तभी करके कि वो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, मतलब ग्रुप बनाए, और वो इसके अलावा उनको मार्केटिंग के लिए भी सपोर्ट मिलेगा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी उनको सपोर्ट मिलेगा। अगर वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं या उसके लिए भी पर्टिकुलरली जो अभी न्यूट्रस सीरीज जो हैं उसमें उनको काफ़ी इनकरेज किया जा रहा है कि वो करेंगे तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और इवन जो इक्विपमेंट है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जो चाहिए
वो भी उनको दिए जा रहे हैं और मार्केटिंग कंपोनेंट भी। ठीक है, आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि जो उपज जो हासिल कर रहे हैं वो पौष्टिक भी हो, और ये जो अभी न्यूट्री सीरियल्स की बात कर रहे थे जिनका उन्होंने जिक्र किया, वो जाहिर तौर पर वो काफी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो ऐसे में किसान निराश ना हो बल्कि और वो प्रोत्साहित हो इन जो खाद्यान्न है उनके उगाने के लिए, इसके लिए किस तरह से इस मिशन से जुड़ सकते हैं? इस मिशन से संबंधित और भी भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं। अच्छा। जो इस मिशन से थोड़ा आगे आपको ले जाएंगे। उत्पादन हुआ, अब उत्पादन का जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी मतलब आपको अच्छा मूल्य मिले, वो प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपके उत्पादन का। तो उसमें हमारा एक आपसे निवेदन है कि आप अकेले करेंगे आपको उत्पादन का पैसा नहीं मिलेगा। आप एक तो ज्यादा उसमें करें, और आपने अभी एफपीओ का नाम सुना होगा, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना? आप सब लोग आप किसी पे देखेंगे तो आपको मिलेगा। दूसरी आपका मिलेगा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तीसरा, अगर ये भी आप नहीं कर पाए, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस जब तक लगेगी आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में, तब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप। 3 ऐसे हैं जो आपको ग्रुप एक्टिविटीज हैं जिससे आपको अच्छा मूल्य मिल सकता है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स आपकी 3 तरीके से रजिस्टर्ड हो सकती है। स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हो सकती है, कंपनी एक्ट में भी हो सकती है, और आपके सोसाइटी एक्ट 1860 में भी हो सकती है। अच्छा, जब आप कोऑपरेटिव में करेंगे तो आपको जो फंड की पैसे की मदद मिलेगी, ग्रांट मिलेगी, वो एनसीडीसी से मिलेगी। कंपनी एक्ट में करेंगे तो एसएफएसी, स्मार्ट फार्मर डेवलपमेंट कंजोर्टियम, उससे मिलेगी, और नाबार्ड से मिलेगी। जब दोनों में किसी में करेंगे, तीनों में से, तो आप इसका थोड़ा सा करिए। और हमारा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ट्रेनिंग भी देता है। आप ट्रेनिंग पहले इसकी ले लीजिए कैसे का, और ये ग्रुप में होगी, अकेले नहीं होगी। बिल्कुल। फिर आपका नया उत्पाद बनाइए, उसका ऐसे मत बेचिए। आप जो है, ठीक है, तो खेमचंद जी बहुत विस्तार से आपको यहाँ पे सुझाव मिला है, और मुख्य बिंदु इसका यही है, केंद्र बिंदु बातचीत का यही है कि आप अकेले न करें बल्कि और भी अपने साथियों को साथ में लेकर जोड़े। मार्केटिंग की जो खासतौर पर समस्या आपके सामने आ रही है वो दूर हो जाएगी अगर आप साथ मिलकर करते हैं तो। बहरहाल इस तरह से हमारी बातचीत जो है यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहां पर लेते हैं। श्रीचंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ इटावा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर।
जी श्रीचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी, अपना सवाल पूछिए। ये पूछ रहा यहाँ पे मैडम, क्या नाम हमारा जो। हाँ मैडम जी, आवाज आ रही है हमारी। हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में देरी होगी, इससे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी जी, पूछिए। ये है मैडम हमारा सवाल, ये क्या नाम जो हम ये बीज जो हम अपना नया जो पैदा करेंगे, ये कहाँ से मिलेगा हमें? बीज, नया बीज आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, किसका बीज है, किस फसल का बीज चाहते हैं आप? हम जैसे गेहूं का भी पैदा करेंगे और उसका नहीं, धान का भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, जो हमारा इस तरीके का जो बीज बनाने के लिए आपको ब्रीडर सीड भी मिल सकता है, जो सेंटर पे आपके जो आपके रिसर्च सेंटर हैं इटावा में, जो एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, है ना, आप बकेबर है, अजीतमल है, या जो दूसरे एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, कृषि का फार्म भी है वहाँ पर, वहाँ से आपको बीज मिल सकता है। एनएससी के सीड भी आपको वहाँ मिलेंगे दुकानों पे, तो एनएससी के आप सीड ले सकते हैं। और फिर जो आप वैसे बोना चाहते हैं तो फिर सर्टिफाइड सीड मिलेगा जो आप उत्पादन करेंगे। लेकिन अगर बीज बनाने के लिए लेंगे तो आपको फिर इस तरीके के सीड आपको लेना पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और डॉक्टर सलूजा, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि खास तौर पे अब जैसे कि आपने घटक के तौर पे बताया था, कई फसलें हैं जिनको लेके खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है इस मिशन के तहत, तो चावल, गेहूं उनमें से सबसे मुख्य और सबसे पहले नंबर पर आते हैं। तो खास तौर पे इन पर किस तरह का जोर है? और उत्पादन काफी बढ़ चुका है हमारा, ये हम जानते हैं, लेकिन उत्पादकता पर जोर है। जो मुख्य उत्पादक देश है उससे भी अगर हम तुलना करें तो हम अगर पिछड़ रहे हैं तो उत्पादकता में पिछड़ रहे हैं, तो कैसे इस पर जोर दिया जा रहा है? उसमें आपने ठीक ही बोला कि उनमें मेनली प्रोडक्टिविटी कैसे हम उनकी बढ़ाएं ताकि बाकी लैंड में हम डाइवर्सिफाई कर सकें। जी। और जो डिफरेंट तरीके हैं जो राइस के, जिससे कि प्रोडक्टिविटी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और जो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके साथ हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकें, तो और कमर्शियल क्रॉप भी ले सकें, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर दुबे, दलहन पर भी काफी जोर है। हम पूरी तरह से, क्योंकि हम सबसे बड़े उत्पादक भी है और सबसे ज्यादा उपभोक्ता भी हैं हम एक तरह से, और हमारी जो मांग है वो कहीं ज्यादा है, तो कई बार हमें निर्यात जो है माफ कीजिएगा आयात करना पड़ जाता है, हम उस स्थिति से निकलना चाहते हैं, तो किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है? सरकार ने जो चावल का जो है उसमें 199 डिस्ट्रिक्ट में करीब अभी काम चल रहा है। जो गेहूं में है वो 119 में है, और दलहन में लगभग 600 के करीब जिलों में काम चल रहा, 600 से थोड़ा कम है। और उसमें ये भी इंटर कल्टीवेशन के रूप में भी आपको ये दे रहे हैं। पहले भी हमारा इंटर कल्टीवेशन होता था, लेकिन बीच में किसानों ने छोड़ दिया कि 2 फसलों के बीच में दलहनी फसल लेना है ना, गन्ने के साथ भी लेना है, गेहूं के बाद गर्मी की फसल में दलहन लेना है। और हम दलहनी फसलों को स्पेशल तौर से ज्यादा फोकस दे रही है सरकार, कि जिससे उत्पादन हमारे देश में कम होने के बाद अभी मंगाना पड़ता है, तो कम से कम मंगाना पड़े। इसीलिए स्पेशल फोकस दलहनी फसलों पे, मेनली गर्मी की फसलों पे, और इंटर कल्टीवेशन में, जिससे इंटर कल्टीवेशन का 2 फायदे उक्त होंगे। एक तो आपकी भूमि सस्टेनेबल रहेगी, चूंकि नाइट्रोजन उसमें बन जाती है नीचे, और वो जो है आपको कम खाद देनी पड़ेगी केमिकल। और दूसरी भी है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो गार्ड फसल का काम करती हैं, कीटाणु भी बचाती हैं दूसरी फसल पे। तीसरा हमारा जो बीच में दूसरी फसल के साथ हमारी दलहनी फसलें भी ज़्यादा हो जाएंगी। गन्ने के साथ भी आप ले सकते हैं, आप गेहूं के साथ भी ले सकते हैं, बाजरे के साथ ले सकते हैं, मक्के के साथ ले सकते हैं। इस तरीके से दलहनी फसलों को उसके साथ लेने का इसमें प्रोविजन रखा गया है। जी। और डॉक्टर सलूजा, जो तिलहनी फसलें हैं, खासतौर पे पाम ऑयल की जैसे आप बात कर रहे थे, तो किस तरह से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो उस तरफ रुचि ले, ध्यान दे? उसमें भी वही जो एरिया ऑफ जो इंटरवेंशन है, एक्टिविटीज है, वो उसी तरह से जैसे इन क्रॉप्स में है उसी तरह से है कि आप उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए दिया जाता है। और पर्टिकुलरली जो एरिया है जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह जहाँ पर कि सी साइड पे है, वहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट करके और उनको मिलके उनको खेती करनी है। और फिर उसके अलावा उनको डिमॉन्स्ट्रेशन है, गुड प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं, और इंटरवेंशंस पर्टिकुलरली
फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर में और प्लांट प्रोटेक्शन के सीड जो है ये सब में उनको सपोर्ट किया जाता है। जो एक्टिविटीज़ हैं वो कटिंग अक्रॉस सेम ही है, ट्रेनिंग देके उनको करना। हाँ बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजकिशोर जी हाजीपुर बिहार से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी स्वागत है आपका बृजकिशोर जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो बोलिए। जी 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 बृजकिशोर जी, सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आ रही है। फोन लाइन के जरिए बात करें। जी पूछिए सवाल। बृजकिशोर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। टीवी की आवाज बंद करें कृपया। जी 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 पूछिए सवाल। सवाल है खाद्य सुरक्षा से। जी हेलो। खाद्य सुरक्षा से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है? अच्छा ठीक है, डॉक्टर दुबे बताएं। जी जी देखिए, अभी आपका थोड़ा सा सवाल अधूरा है। खाद्य सुरक्षा इसलिए है कि सरकार ने ये कहा कि सभी को खाना मिले। उसमें आपने देखा होगा कि आपको जो पीडीएस सिस्टम है, सस्ता अनाज दिया जा रहा है। स्कूलों में जो बच्चों को भोजन मिड डे मील दिया जा रहा है उसी के तहत दिया जा रहा है। और जो गांव में आपने देखा होगा, गांव में जो आपको माह में पर मंथ जो है अनाज दिया जा रहा है उसी के तहत दिया जा रहा है। और दूसरा ये है कि सरकार का 3 तरीके का इसमें प्रयास हो रहा है। एक तो गरीबों के जेब में पैसा हो जिससे वो अनाज सस्ता भी खरीद सके, मतलब सस्ता भी मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, वो भी खरीदने के लिए पैसा। दूसरा आपके घर के पास हो, गांव में हो, तो वो भी प्रयास किया जा रहा है। और आपको गरीबों को कुछ पैसा भी दिया जा रहा है। तो ये तीनों प्रयास भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से चला रही है, जिससे मैं समझता हूँ हर गांव में इस समय हर गरीब को कहीं ना कहीं अनाज इतना माह भर का खाने का मिल जाता है और जो भी उसकी आवश्यकता होती है वो मिल जाती है। मनरेगा है, कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिससे उनको काम करके भी पैसा मिल सकता है। तो ये सरकार की सब योजना है जिससे देश में कोई व्यक्ति एक गांव के छोर तक का, भारत के छोर तक का भूखा न सोए और उसको कम से कम स्वास्थ्य के अनुसार उसको भोजन मिल सके। और महिलाओं को जो आपको जो गर्भवती महिलाएं उनको जो न्यूट्रिएंट्स दिया जा रहा है, जितना इस तरीके से पैसा मिलता खाने के लिए, ये सारी सब खाद्य सुरक्षा के ही एक योजनाओं का ही एक घटक है, उसका ही एक योजनाओं का भाग है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सलूजा, यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी आपसे कि कई क्षेत्रों पर विशेष तौर पर ध्यान है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी और विस्तार से आप बताएं कि किस तरह से इन क्षेत्रों को खास तौर पर केंद्र में रखकर जो मिशन है वो चलाया जा रहा है। देखिए आपने एकदम ठीक बोला। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में जाए, जैसे बाकी जगह जब हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करते हैं तो उसमें होना चाहिए कि जो एरिया है 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और उनकी जो प्रोडक्शन है वो बिलो स्टेट एवरेज सील्ड से कम हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है उसमें अगर 5,000 हेक्टेयर एरिया जो है उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वो सब कवर कर लिए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, कि खाली असम को छोड़ के ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनके पास एटलीस्ट 5,000 हेक्टेयर एरिया है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है असम को छोड़ के। और जो जम्मू कश्मीर में जैसे आपने पूछा, districts with 15,000 hectare area under ice are wheat in hill states of Himachal Pradesh, Jammu, Uttarakhand have been they have been selected. तो बाकी सब में 50,000 हेक्टेयर है, इन सब में 15,000 हेक्टेयर फॉर द जम्मू कश्मीर और जहाँ हिली एरियाज हैं और 5,000 फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। डॉक्टर दुबे को जोड़ना चाहेंगे, कोई खास वजह है इनकी? नहीं, ये मुख्य रूप से यही है कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, और जो टोपोग्राफी है नहीं, जो भूमि की वो है, और जोते वहाँ पर या हिली एरिया है तो बहुत कम है, इसलिए एरिया जो है वहाँ पर कम किया गया कि कोई भी जिला छूटने ना पाए और उनकी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी ज़्यादा उत्थान करने की
जरूरत है, तो इसलिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और परिस्थितियों को भी देखते हुए चुनौतियां उनके सामने ज्यादा है। बाकी के हमने पहले भी बताया था कि विशेष तौर से वहां पर और जो इंटरवेंशन है वो इसीलिए है कि अगर और भी कोई जरूरत है तो वो सुझाव दे वहां की टीम, और केंद्र उस पर अमल करके और भी सुविधाएं वहां देगी। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राकेश पवार जी शाजापुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। जी राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो राकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए लगता हमारा संपर्क टूट रहा है। राकेश जी, आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ मैम, हम रासायनिक खाद की जगह। राकेश जी की आवाज बहुत ही धीमी इस वक्त मिल रही है। जी जी मैम, राकेश पवार बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी मध्य प्रदेश से। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, हमने अभी मतलब कि प्याज के फसल में मैं जैविक खाद का प्रयोग किया था मैम, तो क्या रासायनिक का कर सकते हैं? क्या जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं आप? राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? रासायनिक का कर रहा था तो जैविक का कर। अच्छा ठीक है, ये जानना चाह रहे हैं कि जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उसमें फिर रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं? नहीं, वो अभी ऐसा उन्होंने इस मिशन में कोई ऐसी रोक टोक नहीं, लेकिन फोकस ये है कि जो भूमि की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ज्यादा समय तक वो ऐसी बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे, तो उसमें जैविक खादों पर विशेष प्रभाव दिया है और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें जोड़ा गया है। जो हम जो पेस्टों को कंट्रोल करते हैं उसको केमिकल का कम उपयोग करके हम जो हमारी जो वैसी जैविक प्रक्रियाएं हैं उनसे द्वारा कीट पतंगों को वो करें। लेकिन ऐसा अभी नहीं है कि रासायनिक खादें इसमें बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन फिर भी बैलेंस फर्टिलाइजर जो रिकमेंडेशन होगी, जो आपको सुझाव देंगे, जो टेक्निकल सपोर्ट वहां पर मिलेगा, जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज है, जो अधिकारी लोग वहां पर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, कृषि विज्ञान केंद्र के हों, उनके देखरेख में आपका इसमें प्रोडक्शन होता है पूरा। तो वो जो आपको गाइडेंस देंगे उसी के अनुसार आपको खाद
डालनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और जैसे कि उपज के साथ साथ गुणवत्ता पर भी जोर दिया जा रहा है, तो और जाहिर तौर पर अगर जैविक उत्पाद आप तैयार करते हैं तो उसके बाजार में भाव भी आपको और बेहतर मिलते हैं, तो प्रोत्साहन जो है वो इसी बात के लिए दिया जाता है। तो अगर आप जैविक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप इसी को जारी रखें, इससे आपकी मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो भी बेहतर होती है। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सलूजा आपसे जानना चाहूंगी कि उत्पादकता पर जोर है, लेकिन ये तब तक जो है नहीं हो सकता है जबकि तकनीकी जो जानकारियां हो वो किसान को ना हो और वो उन तकनीकों का अपने खेत में इस्तेमाल करें। तो तकनीकों का इस्तेमाल वो बेहतर तरीके से कर पाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है इस मिशन के तहत? ये तभी इसमें जो मेन फोकस है, जो मेन कंपोनेंट है सपोर्ट करने का, उसमें यही है एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, मतलब उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन और जो इम्प्रूव प्रैक्टिसेस है उसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है और उनको ट्रेनिंग, उनको फील्ड विजिट पे लिया जाता है और उनको पार्ट, एक एसेंशियल पार्ट होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग कंपोनेंट भी उसमें है और जो आपने बोला टेक्निक्स, क्योंकि जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है उनको दिया जाता है और उनको जो इक्विपमेंट है उनका भी उसमें सपोर्ट दिया जाता है, मतलब फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में उनको सपोर्ट, यानी कि जो मशीनें इस्तेमाल में होती है उनके लिए भी सहायता मिलती है, वित्तीय सहायता है, उसकी सहायता उसके लिए भी सहायता मिलती है, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए भी सहायता मिलती है, ठीक है, और ट्रेनिंग भी मिलता है और इन सब कंपोनेंट से, और इनको बल्कि अवेयरनेस भी क्रिएट किया जाता है ताकि इनमें एक कंपोनेंट है कि इवन फॉरेन विजिट भी लेके जाया जाता है और अवार्ड्स भी इसमें कंपोनेंट में डाल गए कि खाली नॉट ओनली की सीड देना है या आईपीएम करना है, न्यूट्रिएंट करना है, लेकिन ट्रेनिंग और इन सब पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो है कि देखिए और उनको फॉलो कीजिए। और पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि मदद करती रहती है, उनको टेक्निकल एडवाइस करती है, जैसे डॉक्टर दुबे ने बताया कि वो उनको गाइड करते हैं और उस हिसाब से ही वो पूरा प्रोसेस समझाते हैं, फार्मर्स को दिखाते भी हैं और उनको ताकि उसको फॉलो करें। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि मूल्य संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण पर कितना जोर है, क्योंकि आज के समय की मांग है, आप केवल कृषि उत्पाद ही नहीं तैयार कर रहे हैं बल्कि उसको किस तरह से आप उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। देखिए, माननीय जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हम 2022 तक दूना करें, और उसका सबसे बड़ा यह है, किसान हमारे यहाँ आज इसलिए मेहनत के बाद भी कमज़ोर है, उनको सही उत्पादन का जो हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो उत्पाद वो करें उसका उन्हें अच्छा मूल्य मिले, जिससे उसको वो किसी को और लगाव से पकड़े रहें, उससे जुड़े रहें, युवा भी उसमें जुड़ें। अब मूल संवर्धन के लिए उन्होंने दूसरा जो एफपीओ है, 10,000 जो एफपीओ प्रधानमंत्री जी ने कहा खोले जाएंगे, उसका यही मतलब है कि सभी किसान इकट्ठे हैं, जो वहां पर ज्यादा उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, यानी नया उत्पाद बनाने के लिए, टमाटर से, टमाटर के बहुत सारे कैचअप हैं, टमाटर के वो है, वो बनाएं, मशीन लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, उत्पादन करके पैकिंग करें और ब्रांड लेके बेचें। चावल के बहुत सारे उत्पादन है वो बनाए, मक्के के उत्पादन बनाए, जो जहां पर पैदा हो रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा एक आप कंप्यूटर पे खोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज किस क्षेत्र में किस चीज के लिए ये एफपीओ आप बना सकते हैं। और वो एफपीओ इसी के लिए किसान को किया कि वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी किसान की बढ़े, यानी उनको ज्यादा लाभ हो उसने उत्पादन से। तो एफपीओ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जो हमारे दूसरे इसको सोसाइटी एक्ट में भी 1860 में भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ का आप वो खोलिए, और मेरे यहाँ ट्रेनिंग का भी काम चलता है, तो आपको एफपीओ वगैरह की हमारे ट्रेनिंग चलती रहती है कैसे खोलें, लेकिन ग्रुप में काम करना होगा, अकेले इसमें काम नहीं करना है, सभी किसानों को उस और किसी भी फसल के लिए किसान प्रोत्साहित तभी होगा जब उसे लगेगा कि इसके अच्छे भाव मिल सकते हैं। डॉक्टर सलूजा, ऐसे में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी अभियान एक छेड़ा गया है, इससे भी जो ब्रांडिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। क्या ये तमाम चीजें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़ती हैं आकर? हाँ, आपने ठीक बोला। आप जो अभी वैल्यू एडिशन की बात करें, उससे एक तो हमारा जो वेस्टेज है, फूड वेस्टेज 20 से 25% है। फूड वेस्टेज का बहुत कंट्रोल होता है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कि जो सेकंड जो रेवोल्यूशन आना है वो
फूड प्रोसेसिंग से ही आना है, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा स्कीम में उसको काफ़ी वेटेज दिया गया है। जो ये जो नए आपने बता रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट दिया गया है। बिल्कुल, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत, और इस बार हम देख रहे हैं कि पूरा जोर जो है वो अवसंरचना विकास को लेकर ही दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुबे और डॉक्टर सलूजा, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है, और मुझे उम्मीद है जो किसान हैं वो ज़रूर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़ेंगे और इसकी महत्ता को समझेंगे। बहरहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय क्या रहेगा। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय है कृषि उन्नति योजना, सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन। अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर ईमेल के जरिए। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और इसी के साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।